नमस्कार दोस्तों, मैं दिलकुश प्रजापति हमारे सुरभि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। देखें, हम पढ़ रहे थे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और इसमें हमने कुछ बिंदु पढ़ लिए थे। जैसे हमने शिक्षण का अर्थ समझा, परिभाषा समझी। इसके बाद हमने शिक्षण के चर देखे, शिक्षण चरों के कार्य भी देखे, शिक्षा के प्रकार देखे। देखें, एक बार चर्चा कर लेते हैं। एक तो हमने पढ़ा शिक्षण क्या है। दूसरी बात, हमने शिक्षण के चर पढ़े, इन चरों के कार्य पढ़े, शिक्षा के प्रकार पढ़े, शासन व्यवस्था के आधार पर, और एक औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा। फिर हमने अगली कक्षा में चर्चा की थी शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण की विशेषताएं, और उसके बाद हमने पढ़े शिक्षण सूत्र, शिक्षण सूत्र, और इसके बाद हमने ली थी शिक्षण आव्यूह या शिक्षण विधियां, शिक्षण आव्यूह या शिक्षण विधियां। तो अपने कुछ शिक्षण विधियां हो गई थी और कुछ अभी शेष है। शिक्षण विधियां या आव्यूह ये चल रही थी और अपने लगभग 5 शिक्षण विधियां हो चुकी थी। तो हम अगली चर्चा करते हैं। पहली शिक्षण विधि व्याख्यान, इसके अलावा हमने प्रश्नोत्तर विधि पढ़ी, खोज विधि पढ़ी, ह्यूरिस्टिक भी कहते हैं उसे, प्रायोजना पढ़ी और अभिक्रमित अनुदेशन विधि पढ़ी। अब हम अगली शिक्षण विधि लेते हैं किंडरगार्टन विधि। अगली विधि है अपने किंडरगार्टन या बाल उद्यान, किंडरगार्टन या बाल उद्यान विधि। देखें, इसे बाल बाड़ी विधि भी कहते हैं। किंडरगार्टन, बाल उद्यान या बाल बाड़ी ये दी है फ्रोबेल ने। बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। देखिए, जितनी भी विधियां छोटे बच्चों को पढ़ाने की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विधियां होती है। तो उनमें से एक है किंडरगार्टन विधि या बाल उद्यान विधि। यहाँ पे किंडर और गार्डन 2 शब्द हैं। किंडर का अर्थ बच्चा, छोटे बच्चे, और गार्डन यहाँ पे उद्यान या बगीचे से लिया गया है। क्या कहती है ये विधि? ये विधि कहती है कि जब हम बच्चे को सिखाएं तो हम बच्चे को एक पौधे की तरह समझें और जिस वातावरण में सिखाएं उस वातावरण को हम एक बगीचे के समान बनाएं। दोबारा समझें, बच्चे को बगीचे के समान स्वतंत्र वातावरण दें और उसको एक पौधे की तरह समझें। जैसे पौधा बगीचे में एक स्वतंत्र वातावरण में रहता है, उसी प्रकार बालक के लिए स्वतंत्र वातावरण बनाएं और उसको पौधे की तरह विकसित होने दें। तथा अध्यापक को एक माली की तरह होना चाहिए। अध्यापक किसकी तरह हो? एक माली की तरह हो जो अपने पौधे की देखभाल करे। जिस प्रकार माली पौधे की देखभाल करता है और उसे स्वतंत्र परिवेश देता है, स्वतंत्र वातावरण देता है, उसी प्रकार अध्यापक अपने विद्यार्थियों को बगीचे के समान स्वतंत्र वातावरण में बच्चे को पौधे की तरह सींचे या उसके विकास पर ध्यान दें। ये किंडरगार्टन विधि छोटे बच्चों को सिखाने की विधि है। और अपने जैसे आंगनबाड़ी जो केंद्र संचालित है उन पे बच्चे जाते हैं। पूर्व विद्यालय अवस्था के बच्चे जो 3 से 6 वर्ष के लगभग होते हैं वो वहाँ पे जो अध्ययन करते हैं तो उनको वहाँ पे स्वतंत्र माहौल ही दिया जाता है। यानी आंगनबाड़ी केंद्रों पे बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है, या कहें कि नर्सरी के बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वो किस विधि से दी जाती है? किंडरगार्टन विधि। यानी उनको सीखने के लिए स्वतंत्र माहौल दिया जाता है, उन पर कोई दबाव नहीं रखा जाता।
तो ये किंडरगार्टन विधि हो जाएगी। तो देखें क्या है कथन, इस विधि के अनुसार, इस विधि के अनुसार बच्चे को एक पौधे की तरह समझकर, बच्चे को एक पौधे की तरह समझकर उसे बगीचे के समान, उसे बगीचे के समान स्वतंत्र वातावरण, स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा देनी चाहिए, स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा देनी चाहिए तथा शिक्षक को एक माली की तरह, शिक्षक को एक माली की तरह, शिक्षक को एक माली की तरह उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। क्या कहती है ये विधि कि बच्चे को तो किसके समान समझे, पौधे के समान समझे, और अध्यापक क्या हो, अध्यापक किस भूमिका में रहे, जिस प्रकार माली पौधे की देखभाल करता है उसी प्रकार अध्यापक बच्चों की देखभाल करे, उनके विकास पे ध्यान दे और उन्हें कैसा वातावरण दिया जाए, जिस प्रकार गार्डन, अपने यहाँ गार्डन शब्द है, गार्डन या बगीचे में पौधे को खुला माहौल मिलता है उसी प्रकार बालक को खुला माहौल देना चाहिए। और ये छोटे बच्चों को सिखाने की विधि है। यानी जो पूर्व विद्यालय अवस्था के बालक हैं, आप लिख भी सकते हैं इस चीज़ को, जो पूर्व विद्यालय अवस्था के बालक हैं, 3 से 6 वर्ष के बालक जो अभी विद्यालय नहीं जाते या जाते तो नर्सरी कक्षा में पढ़ते हैं, उनके लिए तो ये विशेषतः प्रयोग होती है। कौन सी विधि? किंडरगार्टन विधि। बाकी आप याद रखें विधि किसने दी? फ्रोबेल ने। और इस विधि के अनुसार बच्चे को एक पौधे की तरह समझकर उसे बगीचे के समान स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा देनी चाहिए तथा शिक्षक को एक माली की तरह उसकी देखभाल करनी चाहिए। यह है किंडरगार्टन विधि। अगली विधि आती है अपने मोंटेसरी विधि। मोंटेसरी विधि, और इसी को ही कहते हैं साहचर्य विधि। मोंटेसरी विधि को ही क्या कहते हैं? साहचर्य विधि। ये विधि क्या कहती है कि बच्चे को जो भी चीज़ें सिखाएं, उन चीज़ों को सिखाने के लिए उनका साहचर्य, जो भी बातें बच्चे को सिखा रहे हैं उनका साहचर्य मूर्त वस्तुओं से स्थापित करना चाहिए या चित्रों या कार्डों से स्थापित करना चाहिए ताकि वो उन्हें देखकर आसानी से सीख सके। कैसे? जैसे उसको कबूतर शब्द सिखाना है तो कबूतर शब्द के साथ उसे कबूतर का चित्र भी दिखाना चाहिए। यानी कबूतर शब्द सिखाएं तो उसके साथ साथ उसको कबूतर का चित्र भी दिखाएं। जब भी कबूतर शब्द आएगा तो फिर वो कबूतर का चित्र भी उसके सामने आ जाएगा। यानी दोनों के बीच क्या हो जाएगा? साहचर्य हो जाएगा। दोबारा समझे, मोंटेसरी विधि या साहचर्य विधि क्या कहती है कि बालक को जो भी चीज़ें सिखाएं उनका साहचर्य मूर्त वस्तुओं या कहें चित्रों से बैठाना चाहिए, चित्रों से उनको साहचर्य स्थापित करके पढ़ाना चाहिए। जैसे कबूतर शब्द सिखा रहे हैं तो कबूतर का चित्र भी बच्चे को दिखाना चाहिए ताकि वो उनका साहचर्य स्थापित करके सीख सके, तो इससे वो अच्छा सीख पाता है। और इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कबूतर का चित्र वो देखकर सीखेगा तो अच्छा सीख पाएगा। यानी ये विधि ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने पर बल देती है। कैसे? देखकर सीख रहा है,
ये भी ज्ञानेंद्रियां हैं। देखना, सुनना, सूंघना, अपनी ज्ञानेंद्रियां तो है, और इनमें मुख्यतः देखना और सुनना है। और भी आती है ज्ञानेंद्रियों द्वारा में, पर अपने 5 ज्ञानेंद्रियों में से हम देखना, सुनना, इनको थोड़ा अधिक महत्व देके यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो मोंटेसरी विधि, साहचर्य विधि क्या कहती है कि बालक को जो भी सिखाया जाए उनका साहचर्य चित्रों या कार्डों के साथ बैठाना चाहिए। यानी ये विधि ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने पर बल देती है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा कैसे? देखकर व सुनकर। तो यही लिख लेते हैं। देखिए, देखिए इस विधि के अनुसार, इस विधि के अनुसार बालक को जो भी सिखाया जाता है, जो भी सिखाया जाता है उनका साहचर्य, साहचर्य या कह सकते संबंध चित्रों या कार्डों, चित्रों या कार्डों से बैठाना, स्थापित करना चाहिए। उनका संबंध चित्रों या कार्डों से स्थापित करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए, जिससे सीखा हुआ ज्ञान, या कहें कि जिससे सीखना सरल हो जाता है, जिससे सीखना सरल हो जाता है। और एक बात और लिख लें इंपॉर्टेंट, देखिए मोंटेसरी विधि में प्रश्न बनेगा या तो इनके, इसको किसने दिया, तो वो भी लिख सकते हैं अपना, मोंटेसरी ने, मारिया मोंटेसरी। एक तो यहाँ से बन सकता है प्रश्न, और इसके अलावा यदि प्रश्न बनता है तो इस पॉइंट से बनेगा कि कौन सी विधि है जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने पर बल देती है। तो कौन सी विधि हो जाएगी? मोंटेसरी विधि। तो ये लिखें, यह विधि, यह विधि ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने पर बल देती है। यह विधि ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने पर बल देती है। तो यह है अपने मोंटेसरी विधि या साहचर्य विधि। अब उदाहरण लिखें, कैसे कार्डों से या चित्रों से हम संबंध स्थापित करें। जैसे मान ले हमें बच्चे को कबूतर शब्द सिखाना है, कबूतर शब्द सिखाना है, तो फिर हम क्या करें, यहाँ पे कबूतर का चित्र भी बना दें, इसके साथ क्या दे दे उसको, कबूतर का चित्र, कबूतर का चित्र। कबूतर शब्द सिखाएं तो उसके साथ साथ उसको क्या दिखा दे, कबूतर का चित्र भी दिखा दे। जैसे मान लो उसको कुत्ता शब्द सिखाया हमने, चलो और उदाहरण ले लेते हैं जिसको थोड़ा हम चित्र के द्वारा दर्शा सकें। जैसे है चूहा, उसको चूहा शब्द सिखाया तो हम क्या करें, उसको चूहे की आकृति भी बता दें, तो बच्चा सीखे हुए ज्ञान को स्थायी रूप से रख पाएगा। तो चूहा शब्द सिखाया तो उसको चूहे का चित्र भी बता दिया। जैसे हम उसे कुत्ता शब्द सिखा रहे हैं तो साथ के साथ हम उसको कुत्ते का चित्र भी दिखा दे। थोड़ा सांकेतिक बना लेते हैं चित्र। तो क्या होगा, बच्चा सीखे हुए ज्ञान को स्थायी रख पाएगा। यानी ये चूहे शब्द और इसका संबंध चूहे के चित्र से कर दिया हमने, तो सीखना आसान हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, हम इन कार्डों को मिक्स कर देते हैं। बच्चे को सिखाने के बाद क्या करते हैं, हम कार्डों को मिक्स कर देते हैं और फिर उससे कहते हैं कि आप इनको वापस व्यवस्थित करो। तो बच्चा क्या करता है, चूहे जिस पे नाम लिख रहा है, जिस कार्ड पे चूहा, उसको चूहे के चित्र के सामने रख देता है। जिस पर कार्ड पर कुत्ता लिख रहा है उसको
कुत्ते के कार्ड के सामने रख देता है और इनके बीच साहचर्य स्थापित करके वो सीख जाता है। अगली विधि है खेल विधि। खेल विधि इसके जनक ये इसको देने वाले हैं हेनरी कोल्डवेल कुक। हेनरी कोल्डवेल कुक। ये विधि क्या कहती है, बालकों को शिक्षा खेल के द्वारा देनी चाहिए। यानी बालक खेल में रुचि लेते हैं, अतः उनको खेल खेल में शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वो खेल में रुचि लेंगे तो सीखने में भी रुचि लेंगे। तो ये विधि क्या कहती है कि बालक को शिक्षा कैसे देनी चाहिए, खेल द्वारा देनी चाहिए, क्योंकि बालक खेलना पसंद करते हैं। जैसे हम गिनती सिखाएं तो गिनती सिखाने के लिए भी हम खेल खेल में गिनती सिखा सकते हैं उसको। जैसे हम कोई ऐसा गेम रखिए जिसमें बच्चे से कहें कि 2 वस्तुएं उठा के लाओ, 3 वस्तुएं उठा के लाओ, 5 वस्तुएं उठा के लाओ, तो वहाँ गिनती का भी ज्ञान होगा बच्चे को और वस्तुओं का भी ज्ञान हो जाएगा। या बच्चे को हम सिखा रहे हैं कि भाई कौन सा चित्र कबूतर का है, कौन सा चित्र खरगोश का है, तो खेल खेल में बच्चों को सिखाएं, ऐसा खेल खिलाएं कि उनको जैसे ही नाम लिया जाए कि भाई घोड़े का चित्र उठा के लाओ, घोड़े का कार्ड उठा के लाओ, या घोड़े का चित्र कहाँ पे है, या घोड़ा कहाँ पे है, तो बच्चे खेलने भी लग जाएंगे और रुचि के साथ सीख भी लेंगे। तो खेल विधि क्या कहती है, इस विधि के अनुसार बालकों को खेल खेल में सिखाना चाहिए। खेल खेल में सिखाना चाहिए। क्यों सिखाना चाहिए, क्योंकि बालक खेलने में रुचि लेते हैं। और जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं वो एक बात और याद रख सकते हैं, ये बाल्यावस्था में बहुत महत्वपूर्ण विधि है। ये विधि बाल्यावस्था में सीखने की महत्वपूर्ण विधि है। चाहे तो लिख सकते हैं खेल विधि किसकी विधि है, बाल्यावस्था के बालकों को सिखाने की महत्वपूर्ण विधि है। क्योंकि हम जानते हैं कि बाल्यावस्था खेल की अवस्था है, यानी बाल्यावस्था में बालक खेलना अधिक पसंद करते हैं। तो ये बाल्यावस्था के बालकों को सिखाने की महत्वपूर्ण विधि है। तो ये अपने एक हो गई खेल विधि। देखिए जितनी भी विधियां हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो विधियां हैं, वैसे तो रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए तो सभी विधियां महत्वपूर्ण है, पर जो बीएसटीसी पीटीटी वालों के जिसमें शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन बनते हैं, बीएसटीसी पीटीटी प्रवेश परीक्षा वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक तो किंडरगार्टन विधि इम्पोर्टेंट है, एक मॉन्टेसरी विधि इम्पोर्टेंट है, एक खेल विधि इम्पोर्टेंट है। 2 विधियां और लेंगे, एक तो लेंगे हम कहानी विधि और एक लेंगे बेसिक शिक्षा प्रणाली। ये 2 विधियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके अलावा तो वो भी लेते हैं, आप पहले इनको कंप्लीट करें। अगली विधि हम लेते हैं कहानी विधि। कहानी विधि देखिए, इससे पहले हमने कौन कौन सी विधियां भी चर्चा में ली थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक विधि हमने ली किंडरगार्टन विधि, एक मॉन्टेसरी विधि, और इसके अलावा हमने ली है खेल विधि। और अब हम ले रहे हैं कहानी विधि। कहानी विधि क्या कहती है, बालकों को कहानी के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। ये विधि क्या कहती है, बालकों को, ऐसे लिखें, इस विधि में बालकों को
कहानी द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। कहानी द्वारा शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि बालक कहानी सुनने में इंटरेस्ट लेते हैं। और अपन जानते भी हैं, अपने जो छोटी कक्षाओं में जो किताबें आती है, उन किताबों में आपने देखा होगा कि अधिकतर जो बातें हैं वो कहानी के रूप में आती है बच्चों के। क्यों आती है? क्योंकि बालक तथ्यों में ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं, पर बालक कहानी में रुचि लेते हैं। और जो बातें हम उन्हें डायरेक्ट नहीं सिखा सकते, वो कहानी के द्वारा सिखा सकते हैं। देखें, यदि हम कोई चीज़ बच्चों को 5 लाइनें डायरेक्ट याद करने के लिए दे दें तो वो याद नहीं कर पाएंगे, किंतु वही लाइनें यदि कहानी के द्वारा दे दी तो भले कहानी कितनी भी बड़ी हो, बच्चे कहानी को याद रख सकते हैं। कहानी बच्चों को याद रह जाती है, तो हमें बच्चों को कहानी द्वारा सिखाना चाहिए। तो देखिए, यह विधि, अब देखें, खेल विधि बाल्यावस्था के बालकों के लिए विशेष उपयोगी है। हालांकि हम कहेंगे सभी बच्चों के लिए लेंगे हम तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, पर विशेष रूप से वो बाल्यावस्था के लिए, और ये विशेष रूप से शैशवावस्था के लिए। ये विधि शैशवावस्था के बालकों के लिए एक महत्वपूर्ण विधि है। एक महत्वपूर्ण विधि है। तो ये हो गई अपने कहानी विधि। अगली है बेसिक शिक्षा प्रणाली। बेसिक शिक्षा प्रणाली ये किसने दी? ये दी महात्मा गांधी ने। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेसिक शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी ने दी। और महात्मा गांधी क्या कहते हैं? देखिए, जो शिक्षा है, अब आज के हम परिवेश में अपने समाज में चर्चा करें, शिक्षा तो बच्चे लेते हैं, पर वो शिक्षा उन्हें रोजगार नहीं दिला पाती है। यानी उस शिक्षा से वो अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पाते हैं, रोजगार नहीं मिलता। तो महात्मा गांधी ने कहा कि बालकों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो उनके जीवन में उपयोगी हो। यानी उनको बेसिक शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो आगे जाकर अपना जीवन चला सके। इसके लिए कौन सी शिक्षा दें? हस्तकला की शिक्षा दें, चित्रकला की शिक्षा दें, विभिन्न जो कौशल हैं उनसे संबंधित शिक्षा दें। जैसे अपने सिलाई है, सिलाई भी एक कौशल है, मूर्ति निर्माण है, चित्र निर्माण है। ये क्या है? ये अपने जीवन उपयोगी शिक्षा है। यदि ये शिक्षा बच्चे ग्रहण करते हैं तो बच्चे अपने जीवन को चला सकते हैं, बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो यही है बेसिक शिक्षा प्रणाली। क्या है? कि बच्चों को जीवन उपयोगी शिक्षा देनी चाहिए। जैसे कुटीर उद्योग, हस्तकला, चित्रकला, इनकी शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। और एक बात इन्होंने कही कि बच्चे को मातृभाषा में ही सिखाना चाहिए। मातृभाषा कौन सी भाषा होती है? जो भाषा बालक बचपन से सीखता है, या कहें कि जो अपनी माता से सीखता है, परिवार से सीखता है, वो भाषा मातृभाषा होती है। तो बेसिक शिक्षा प्रणाली की 2 महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। पहली बात, इसके अनुसार बच्चों को मातृभाषा में सिखाना चाहिए। दूसरी, बच्चों को जीवन उपयोगी शिक्षा जैसे हस्तकला, चित्रकला, इनकी शिक्षा देनी चाहिए। तो देखें, इसके अनुसार बच्चों को जीवन उपयोगी शिक्षा जैसे हस्तकला, चित्रकला आदि देनी चाहिए। जीवन उपयोगी शिक्षा देनी चाहिए।
ताकि वे भविष्य में इसके द्वारा रोजगार प्राप्त कर जीवन निर्वाह कर सकें। जैसे हमने कहा मूर्ति कला, चित्रकला, हस्तकला में और भी चीज़ें आती है। पूरी हस्तकला का अपन जीके में तो पढ़ते ही हैं। उसमें जितने भी चीज़ें हैं वो शिक्षा, वो जो शिक्षा दी जाती है वो किसके अनुसार दी जाती है? कौन से मत के अनुसार? बेसिक शिक्षा प्रणाली के अनुसार, जो किसके द्वारा दी गई? महात्मा गांधी के द्वारा। और अगली महत्वपूर्ण बात, इस विधि के अनुसार बालकों को उनकी मातृभाषा में सिखाना चाहिए। क्या है मातृभाषा? जो भाषा बच्चे अपने परिवार से बचपन से सीखते हैं। इस विधि के अनुसार बालकों को उनकी मातृभाषा में सिखाना चाहिए। और ये भी कह सकते हैं ये विधि करके सीखने का समर्थन करती है, या कह सकते ऐसी शिक्षा का समर्थन करती है जिसे प्रैक्टिकली लागू किया जा सके। तो ये हो गई अपने बेसिक शिक्षा प्रणाली। मैंने कहा ये 5 विधियां महत्वपूर्ण है। एक तो हमने लिखी थी किंडरगार्टन विधि, एक मॉन्टेसरी विधि, एक खेल विधि, और एक कहानी विधि, और एक बेसिक शिक्षा प्रणाली। ये अपने महत्वपूर्ण विधियां हैं। अगली विधि आती है मस्तिष्क उद्वेलन या ब्रेन स्टॉर्मिंग। मस्तिष्क उद्वेलन या ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि। ये विधि जो अपने टीचर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, पर जो अपने बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी करने वाले हैं वो केवल एक बार देखी। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण विधि नहीं है, क्योंकि ये जो विधि है ये बड़ी कक्षाओं में प्रयुक्त होती है। यानी बड़ी कक्षा के जो बालक होते हैं उनको पढ़ाने के लिए प्रयुक्त होती है। और अपने जो महत्वपूर्ण विधियाँ हैं वो विधियाँ वही होती है जो छोटी कक्षाओं को पढ़ाने की विधि है। 3rd ग्रेड या रीट में भी वही विधियाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जो छोटी कक्षा के बालकों को पढ़ाने की होती है। हालांकि प्रश्न तो इनमें से भी बन जाते हैं। इसके जनक है ऑसबॉर्न। ऑसबॉर्न ने दी। ये विधि क्या कहती है? ये विधि कहती है कि बालक के सामने कोई भी समस्या रखी जाए और बालक से कहा जाए कि इस समस्या के लिए आपके दिमाग में जो भी विचार आ रहा है वो प्रस्तुत करो। क्या कहती है विधि? कि बालक के सामने कोई समस्या रखें और उससे कहे कि इस समस्या के लिए आपके दिमाग में जो भी विचार आ रहा है वो प्रस्तुत करो। मस्तिष्क में उद्वेलन उत्पन्न होता है, विचारों का प्रवाह आता है और उन विचारों को स्वतंत्र रूप से बालक अध्यापक के सामने प्रस्तुत करता है। जैसे ऐसे समझे इसको, कोई बिंदु चल रहा था, कोई टॉपिक चल रहा था, दहेज प्रथा, और उसमें बालकों से विचार मांगे गए कि दहेज प्रथा के संदर्भ में उनका क्या मत है, उनके क्या विचार हैं। तो मस्तिष्क उद्वेलन में क्या किया जाता है? बालक को खड़ा करके पूछा जाता है कि दहेज प्रथा के बारे में आपके दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं वो प्रकट करो। तो अब बालक के मस्तिष्क में जो भी विचार आएंगे वो उसके स्वयं के विचार होंगे, तो वो मस्तिष्क उद्वेलन द्वारा हो जाएंगे, क्योंकि उसके मस्तिष्क में विचारों का प्रवाह आएगा और वो अपने मस्तिष्क के विचारों को प्रकट करेगा।
और हम आगे चर्चा भी करेंगे कि जो विचार बालक के स्वयं के होते हैं या जो विचार नए सिरे से बालक के मस्तिष्क में आते हैं वो बालक के सृजनात्मक गुणों को दर्शाता है। आगे चर्चा करेंगे जब हम सृजनात्मकता पढ़ेंगे तो वो भी हम ये लिखेंगे कि सृजनात्मकता के विकास में उपयोगी विधि हो जाएगी। तो देखें क्या होता है इस विधि में बालक को किसी निर्धारित विषय पर स्वतंत्र रूप से विचार प्रकट करने के लिए कहा जाता है। विचार प्रकट करने के लिए कहा जाता है। अर्थात जो भी बिंदु निर्धारित है अध्यापक ने विद्यार्थी को बता दिया और उस पे बालक से कहा जाता है कि आपके दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं वो प्रकट करो। यानी मस्तिष्क में उद्वेलन, मस्तिष्क में विचारों का जो प्रवाह उत्पन्न हो रहा है उस टॉपिक पे वो बालक प्रस्तुत करता है। तो वो भी हम लिख लेते हैं। इससे क्या होता है, यह विधि सृजनात्मकता के विकास में उपयोगी विधि है। सृजनात्मकता के विकास में उपयोगी विधि है। ये हो गई अपने मस्तिष्क उद्वेलन या ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि। अब हम लेते हैं 12वीं और 13वीं विधि। 12वीं तो होगी आगमन विधि और 13वीं होगी निगमन विधि। एक साथ तुलना करते हुए पढ़ेंगे। आगमन विधि में क्या होता है कि बालक को बहुत सारे उदाहरण बताए जाते हैं, फिर बालक उन उदाहरणों का अवलोकन करके स्वयं किसी नियम का निर्माण करते हैं। बालक के सामने बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए और उन उदाहरणों को देखकर बालक क्या बना लेते हैं, नियम बना लेते हैं। जबकि निगमन में क्या होता है कि बालक को पहले से ही नियम बता दिया जाता है और उस नियम का उपयोग करके उससे प्रश्न हल करवाए जाते हैं। जैसे त्रिभुज का सूत्र बता दिया, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बता दिया, फिर बहुत सारे उदाहरण दे दिए कि इस सूत्र से इन सवालों को हल करो, तो वो तो क्या हो जाएगी, निगमन विधि। जबकि आगमन क्या होती है, आगमन विधि में अलग अलग त्रिभुजों के क्षेत्रफल बालक ने देखे और उनके आधार पर खुद नियम बना लिया। तो इसमें क्या होता है, इसमें बालक के सामने बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं जिनका अवलोकन करके या जिनका निरीक्षण करके, एक ही बात है पर वो थोड़ा अच्छा लगता है शब्द, जिनका निरीक्षण करके बालक स्वयं किसी नियम का निर्माण करता है। बालक स्वयं किसी नियम का निर्माण करता है। ये तो हो गई आगमन। और निगमन में क्या होगा, इसमें बालक को सीधे ही नियम बता दिया जाता है जिसके उपयोग से वो उदाहरणों को हल करता है।
इसमें बालक को सीधे ही नियम बता दिए जाते हैं, नियम बता दिए जाते हैं जिनके उपयोग से वह, जिनके उपयोग से वह उदाहरणों को हल करता है, उदाहरणों को हल करता है। यह है आगमन, यानी आगमन विधि तो चलती है उदाहरण से नियम की ओर और निगमन विधि चलती है नियम से उदाहरण की ओर। अब बाकी जो मैं बातें बता रहा हूँ वो अन्य विषयों की जो शिक्षण विधियाँ वहाँ पे काम आती है। तो जो विद्यार्थी चाहे तो लिख सकते हैं, मैं ओरली बता रहा हूँ। साइकोलॉजी के हिसाब से तो ये पर्याप्त है। क्या लिखें? आगमन में तो लिख सकते हैं कि ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है, और जो ही उदाहरण से नियम की ओर लिखेंगे इसके साथ कितने शिक्षण सूत्र क्लियर होंगे। देखें, उदाहरण से नियम की ओर हमने पहले पढ़ा था शिक्षण सूत्रों में, और कौन कौन से शिक्षण सूत्र चलते हैं इसके अनुसार, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र। इसके अलावा देखें प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर शिक्षण सूत्र, वो भी इसके अनुसार ही चलता है। इसके अलावा देखें इसमें चलता है विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र, और सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र भी इसके अनुसार हो जाता है। फिर हमने कहा कि ये किससे किसकी ओर चलता है, नियम से उदाहरण की ओर चलती है ये विधि। अब नियम से उदाहरण की ओर में शिक्षण सूत्रों को उल्टा कर देंगे तो वो यहाँ आ जाएंगे। बाकी अपने को यही याद रखना है कि आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर और निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर। यदि इन दोनों में तुलना की जाए तो ये श्रेष्ठ विधि है। अगर दोनों विधियों में तुलना की जाए तो ये श्रेष्ठ व मनोवैज्ञानिक विधि है, जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार है। श्रेष्ठ व मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? आगमन विधि। तो दोनों में से तुलना की जाए तो श्रेष्ठ विधि कौन सी है? आगमन विधि। अब सीधा नियम बता दिया तो बालक तो यहाँ पे रट के नियम याद रखेगा, जबकि यहाँ पे नियम बालक खुद बनाता है, तो ये समझकर सीखने में सहायक है। तो अगर पूछे कि आगमन और निगमन में अंतर क्या है तो अपन देख सकते हैं, यहाँ तो बालक समझकर सीखता है, यहाँ बालक रटकर सीखता है, क्योंकि उसको सीधा ही नियम याद रखना होता है। तो ये अपने आगमन और निगमन विधियाँ हुई, ये मुख्य विधियाँ थी अपने। इसके अलावा और भी विधियाँ होती है पर वह अलग अलग विषयों में चलती है विशेष रूप से, तो अपने ये पर्याप्त है। इसके अलावा कुछ विधियाँ साइंस और मैथ्स के हिसाब से आती है, विश्लेषण और संश्लेषण। तो उनमें तो मैंने बता दिया आपको पहले भी, दो ही चीज़ें याद रखनी है। विश्लेषण का अर्थ है विषय वस्तु को अलग अलग भागों में तोड़ के पढ़ना, और संश्लेषण का अर्थ है उन्हें जोड़कर पढ़ना, यानी विश्लेषण के बाद वापस जोड़ना क्या कहलाता है? संश्लेषण कहलाता है। तो अपने साइकोलॉजी के हिसाब से, शिक्षा शास्त्र के हिसाब से और शिक्षण अभिक्षमता के हिसाब से ये शिक्षण विधियाँ या शिक्षण आयु कंप्लीट हुए। देखें अपने जो चल रही थी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, उसमें अपने लास्ट पार्ट चल रहा है शिक्षण सहायक सामग्रियाँ। क्या होती है शिक्षण सहायक सामग्रियाँ? देखिए बालकों को पढ़ाने के लिए, या कहें कि उनके जो विषय वस्तु है उसको सरल बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए कुछ सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, उन्हें ही कहते हैं शिक्षण सहायक सामग्रियाँ। देखिए कैसे, जैसे मान लो हमें बालक को पढ़ाना है, पशुओं के बारे में पढ़ाना है। अब हम पशुओं के नाम भी लिखा देते हैं, परंतु वहाँ पशुओं के नाम लिखाने में बालक इतना अच्छा नहीं सीख पाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चार्ट लाते हैं जिस पर क्या होता है अलग अलग पशुओं के नाम लिखे होते हैं और उनके चित्र भी होते हैं। या कहें एक चार्ट ऐसा है जिस पर अलग अलग पशुओं के चित्र भी होते हैं। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को उन चित्रों को बताते जाते हैं कि भाई ये घोड़ा है, ये हाथी है, ये कुत्ता है। तो इससे क्या होता है, पहली बात तो बालकों को पढ़ने में रुचि लेते हैं, बालक पढ़ने में उनको अच्छा लगता है, और दूसरी बात सीखना भी क्या हो जाता है, सरल हो जाता है।
इसके अलावा देखो, हम बालक को पढ़ाना चाहते हैं, अपने जो जल स्रोत हैं वो पढ़ाना चाहते हैं। अब एक तो हम जल स्रोतों के डायरेक्ट नाम लिखा दें कि भाई जल स्रोत होते हैं, कुआं होता है, तालाब होते हैं, बावड़ी होती है, नदियाँ होते हैं, ये जल स्रोत होते हैं। तो इससे क्या होता है, बालक पढ़ने में रुचि कम लेते हैं। तो इसी को रुचिकर और सरल बनाने के लिए हम एक चार्ट लाते हैं। चार्ट पर क्या करते हैं, अलग अलग जल स्रोतों के चित्र लिखे होते हैं। जैसे ये कुआं, तो कुएं का चित्र दिख जाएगा बालक को, हैंडपंप उसका चित्र दिख जाएगा, नदी का चित्र दिख जाएगा। तो इससे बालक को छवि भी याद रहेगी उनकी कि भाई नदी कैसी होती है, कुआं कैसा होता है, और उसको सीखने में रुचि भी आएगी। इसके अलावा यदि हम बालक को कोई आंकड़े सिखाना चाहते हैं, आंकड़ों को काउंट करना, तो फिर उसके लिए क्या करते हैं, अलग अलग आंकड़ों को काउंट करने के लिए हम ऐसे कैलकुलेशन से तो बच्चा नहीं समझ पाता, तो उसको हम ग्राफ पे दिखा देते हैं कि ये देखो ये ग्राफ रहा, ये आंकड़ा इतना पहुंच रहा है, ये इतना पहुंच रहा है, तो उसको थोड़ी आसानी रहती है सीखने में। इसके अलावा मान लो हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं, बच्चे को बताना चाहते हैं कि अपनी पृथ्वी कैसी है, तो एक तो तरीका है हम बालक को ऐसे बता दें कि अपनी पृथ्वी गोल है और अपनी पृथ्वी अपने अक्ष पर इतनी झुकी हुई है, तो बालक उसको डायरेक्ट याद रखेगा कि भाई अपनी पृथ्वी कैसी है, गोल है, ऐसे झुकी हुई है, फिर अपना भारत उसमें इस जगह पे है, इस जगह समुद्र है, ऐसी चीज़ें सिखा सकते हैं। परंतु इसमें क्या होता है, बालक थोड़े इंटरेस्ट कम लेते हैं, नीरस रहते हैं। तो इसी बात को हम सिखाने के लिए एक ग्लोब लाते हैं, या कहें एक मॉडल लाते हैं पृथ्वी का। ये जो मूर्त वस्तु लाते हैं ग्लोब, इन्हें मॉडल कहते हैं। ग्लोब लाएं और ग्लोब पर दिखाएं कि ये देखो ये अपनी पृथ्वी ऐसी है, ये गोल है, इस जगह अपना भारत है, इस जगह समुद्र है, ये इस प्रकार झुकी हुई है। तो बालक क्या करता है, इस प्रकार के सीखने में आनंद लेता है, उसको रुचिकर लगता है और सीखना भी आसान हो जाता है। तो इसी प्रकार और भी कई सामग्रियाँ होती है, जैसे कोई कार्य प्रणाली, कोई जैसे हमें बालक को ये सिखाना है कि एटीएम कैसे काम करता है, एटीएम जो मशीन होती है वो कैसे काम करती है। तो एक तो बालक को हम डायरेक्ट कॉपी में लिखा दी कि पहले अपने ये बटन प्रेस करना है, ये बटन दबाना है, फिर ये दबाना है, फिर ये लिखा आएगा, फिर इसको ऐसे करना है। तो बालक इससे कम आनंद लेंगे सीखने में। तो फिर हम इसके बजाय क्या करते हैं, एक कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जिस सॉफ्टवेयर में एक एक करके एटीएम के कार्य को दिखाया गया है। वो जो उसमें कंप्यूटर में वीडियो चल रहा है, उसमें पहले ये बटन दबा, फिर स्क्रीन पे ऐसा लिखा आया, फिर ये दबाया, फिर ऐसा लिखा आया, यानी वो पूरी कार्य प्रणाली हमने कंप्यूटर के वीडियो में बालक को दिखा दी। तो लिखाने से जितना अच्छा बालक नहीं समझ सकता था, वो कंप्यूटर में पूरी कार्य प्रणाली को देखकर समझ गया। तो कहने का मतलब ये है कि बालक के शिक्षण को सरल और रुचिकर बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, कुछ सामग्रियों का उपयोग कर लेते हैं। वे सामग्रियाँ कहलाती है शिक्षण सहायक सामग्री। इसके अलावा अपन बोर्ड पे भी बालक को कोई चीज़ समझाते हैं। अगर ऐसे समझ में नहीं आती कोई चीज़, तो हम क्या करते हैं, बालक को बोर्ड पर समझाते हैं। जैसे मान लो कोई दो शब्द हैं, उनका संधि विच्छेद करना है। अब बालक को ऐसे बताएंगे तो बालक कम इंटरेस्ट लेगा, कम सीख पाएगा। अगर हम बोर्ड पे उसको पूरा तोड़ के बताएं, पूरा एक्सप्लेन करें, तो बालक अच्छे से सीख जाएगा। तो बोर्ड भी क्या हो जाएगी, एक सहायक सामग्री हो जाएगी। तो यही हम पढ़ेंगे सहायक सामग्रियों में कि शिक्षण को सरल व रुचिकर बनाने के लिए, शिक्षण को सरल व रुचिकर बनाने के लिए जिन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, वे शिक्षण सहायक सामग्रियाँ कहलाती है। जिन सामग्रियों का प्रयोग हम किस में करते हैं, शिक्षण को सरल और रुचिकर बनाने के लिए, तो वे शिक्षण सहायक सामग्रियाँ कहलाती है। आगे देखिए, शिक्षण सहायक सामग्रियाँ अब कैसी होती है, कितने प्रकार होते हैं इनके। तो हम शिक्षण सहायक सामग्रियों के सामान्यतया 3 प्रकार लेंगे। इनका सामान्य वर्गीकरण है। जिन शिक्षण सहायक सामग्रियों को देखकर सीखते हैं,
जिन शिक्षण सहायक सामग्रियों को हम देखकर सीखते हैं वो तो दृश्य सामग्रियां कहलाती है। जिन शिक्षण सामग्रियों से हम सुनकर सीखते हैं वे श्रव्य सहायक सामग्रियां कहलाती है। और जिन सहायक सामग्रियों से हम देखकर व सुनकर दोनों तरीके से सीखते हैं, उनको देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तो वे कहलाती है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियां। देखें, जिन्हें देखकर सीखते हैं वो दृश्य सहायक सामग्रियां, जिन्हें सुनकर सीखते हैं वे श्रव्य सहायक सामग्रियां, और जिन्हें देखकर व सुनकर सीखते हैं वे दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियां। अब देखकर सीखते हैं कौन कौन सी सहायक सामग्रियां होती है जिनको हम देखकर सीखते हैं? एक है श्याम पट्ट। श्याम पट्ट यानी अपना ब्लैक बोर्ड, अपना क्या है? ब्लैक बोर्ड। और इंपॉर्टेंट बात, इसे ही कहा जाता है शिक्षक का परम मित्र। ब्लैक बोर्ड को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट बात है, क्या कहते हैं इसको? शिक्षक का परम मित्र, यानी शिक्षक का सबसे बड़ा साथी है। शिक्षक के लिए सबसे बड़ी सहायता जो देता है वो है ब्लैक बोर्ड। शिक्षक को कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ती है, कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता है वो, तो किसका उपयोग करता है? ब्लैक बोर्ड का। तो इसको शिक्षक का परम मित्र भी कहते हैं। चूंकि ब्लैक बोर्ड पर हम देखकर सीखते हैं तो ये दृश्य सहायक सामग्री है। इसके अलावा चार्ट, विभिन्न जो चीज़ें होती है उनको एक चार्ट पर बनाकर लाते हैं चित्रों के रूप में। जैसे मैंने कहा कि जानवरों को या पशुओं को पढ़ाना है हमें, तो एक चार्ट होता है, उस पर हम दिखा सकते हैं। वैसे तो इसको तो हम चित्र में ले लेंगे भाई, पशुओं को तो हम भले चित्र में ले लेंगे। चार्ट में क्या होता है? चार्ट में विभिन्न प्रकार से अलग अलग चीज़ों के मध्य संबंध दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है? जैसे हम एक चार्ट कैसे लाई? ये जल स्रोत, फिर जल स्रोत को हमने ऐसे दिखा दिया कि ये कुआं, फिर ये तालाब, फिर ये नदी, और ये समुद्र। फिर हम इसको भी अलग अलग भागों में बांट दें, जैसे कुएं, सीढ़ीदार कुएं या सामान्य कुएं, तालाब, उनके भी अलग अलग प्रकार बता दें, नदी, उनके अलग अलग चीज़ें बता दी इनमें भी। इसके अलावा समुद्र। तो फिर ये क्या होता है? ये सीखने में आसान हो जाता है, इससे बालक को अच्छा समझ में आता है। तो ये सारी डिजाइन हम जिस पर बनाकर लाते हैं वो क्या होता है? चार्ट। एक चार्ट होता है, उस पर हम ऐसी डिजाइन बनाकर लाते हैं तो बालक क्या है? इनको देखकर आसानी से सीख जाते हैं। जैसे मान लो मुझे आपको सहायक सामग्रियाँ सिखानी है, तो मैंने क्या किया? एक चार्ट लिया और चार्ट पर ऐसी डिजाइनें बना दी कि भाई ये देखो, ये इसका प्रकार, ये ऐसे, और ये अलग अलग प्रकार। तो इससे क्या है? इस डिजाइन से, इस प्रकार के रेखा चित्र से आपको समझने में आसानी रहती है। तो ये ऐसा रेखा चित्र किस पर बनाया जाता है? चार्ट पर बनाया जाता है, जिसे शिक्षक घर से बनाकर लाता है। तो चार्ट पर सीखने में आसानी होती है। चूँकि इसको बालक देखकर सीखते हैं तो ये दृश्य सहायक सामग्री है। मॉडल होती है मूर्त वस्तु। मॉडल क्या होती है? मूर्त वस्तु या उस वस्तु का छोटा आकार। जैसे हैंड पंप सिखाना है तो छोटा सा हैंड पंप बना के ले आए छोटे छोटे पाइपों से, तो वो मॉडल हो जाएगा। एटीएम बताना है, एटीएम कैसा होता है, तो हमने क्या किया? थर्माकोल से छोटा सा एटीएम बना लिया, उसको जोड़ के डिजाइन, तो वो क्या हो जाएगा? मॉडल हो जाएगा। कोई और चीज़ें बतानी है, जैसे मान लो रेलगाड़ी कैसी होती है, इसके डिब्बे कैसे होते हैं, ये बताना है बालक को, तो हम क्या करेंगे? छोटी सी रेलगाड़ी, छोटे छोटे डिब्बे बना के किसी वस्तु से, थर्माकोल वगैरह से या कार्टून होते हैं उनसे छोटे छोटे डिब्बे बना के और छोटी सी रेलगाड़ी बना दी और बेंच पे रख के बच्चों को बता दी कि ये देखो रेलगाड़ी ऐसी होती है। तो हमने चित्र नहीं बनाया, हमने क्या बनाई? उसकी डिजाइन बनाई। तो वो क्या होते हैं? मॉडल। दोबारा समझें, मॉडल क्या होते हैं? वस्तुओं के छोटे आकार में, उन वस्तुएं जो होती है उनको छोटे आकार में बनाकर उनकी डिजाइन को समझाया जाता है। जैसे मोबाइल के बारे में बताना है, डमी मोबाइल आते हैं ना, तो एक छोटा सा नकली मोबाइल बना दिया, वो भी क्या हो जाएगा? मॉडल। चित्र, जैसे मान लो हमें चित्र में क्या होता है? जैसे मान लो प्रसिद्ध इमारतों के बारे में बताना है, दुनिया की प्रसिद्ध इमारतें,
या कहें हमें ताजमहल के बारे में बालक को बताना है, तो या तो हम ताजमहल का मॉडल भी ला सकते हैं, ताजमहल बनाई मॉडल कार्टून वगैरह से और बालक को दिखाते ताजमहल ऐसा होता है, या फिर हम ताजमहल का डायरेक्ट क्या दिखा सकते हैं, चित्र भी दिखा सकते हैं। तो उस चित्र को देख के बालक सीख जाएंगे। तो ये भी दृश्य सहायक सामग्री, क्योंकि इसको देखकर सीखते हैं। ग्राफ होते हैं, गणित के जो विभिन्न आंकड़े होते हैं या इकोनॉमी के जो बहुत से आंकड़े होते हैं, उनको किससे दिखाते हैं, ग्राफ से दिखाते हैं। तो देखकर सीखते हैं, तो दृश्य सहायक सामग्री। बुलेटिन बोर्ड क्या होते हैं, अपने विद्यालयों में कोई भी जो सूचना चिपकाई जाती है, तो एक बोर्ड होता है जिस पर वो अखबार की कटिंग चिपका देते हैं या विभिन्न प्रकार की जानकारी या किसी पुस्तक के पेज चिपका देते हैं, तो वो क्या होता है, बुलेटिन बोर्ड। देखे होंगे आपने विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, कॉलेजों में लगे होते हैं। विद्यालयों में तो फिर भी इतनी, बहुत से विद्यालयों में नहीं होती सुविधा। तो वो एक बोर्ड होता है जिस पर कपड़ा लगा होता है, उस पर क्या करते हैं, जो अखबार की कटिंग, जो इम्पोर्टेंट सूचनाएं बच्चों के लिए वो चिपका देते हैं। या स्कूल की कोई सूचना देनी है बच्चों को कि भाई आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं इतनी तारीख से स्टार्ट हो रही है, या वार्षिक इतनी तारीख से स्टार्ट हो रही है, या फला तारीख को अपने विद्यालय में ये कार्यक्रम है। तो ये सूचना देने के लिए एक बोर्ड होता है जिस पर कागज़ या अखबार को चिपका दिया जाता है कील से, आलपिन से। तो ये क्या होता है, बुलेटिन बोर्ड। एक होता है फ्लैनिल बोर्ड। फ्लैनिल बोर्ड पे क्या होता है, इस पर चित्र चिपका दिए जाते हैं। विभिन्न जो चित्र होते हैं या कोई डिजाइन होती है वो चिपका दी जाती है। ये भी बुलेटिन बोर्ड की तरह दृश्य सहायक सामग्री है। एक है प्रोजेक्टर। देखिए प्रोजेक्टर क्या होते हैं, प्रोजेक्टर या कहें ओवरहेड प्रोजेक्टर या जादू की लालटेन, मैजिक लैंटर्न, ये सब प्रक्षेपी सामग्रियां हैं। पहले समझे प्रक्षेपी सामग्रियां क्या होती है। आपने देखा होगा सिनेमा हॉल में जो दृश्य दिखाए जाते हैं जो मूवी के, वो हमें किसी टेलीविज़न पे नहीं दिखाए जाते, ना ही कोई अपने वहाँ पे स्क्रीन लगी होती है। हमें जो दृश्य दिखाए जाते हैं वो पर्दे पर दिखाए जाते हैं। पर्दे पर कैसे दिखाए जाते हैं, जैसे ये अपना सिनेमा हॉल है, यहाँ पर दर्शक बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, यहाँ पे एक बड़ा सा पर्दा होता है। यहाँ पे क्या है, एक बड़ा सा पर्दा, और यहाँ पे दर्शक बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक कैमरा लगा होता है, एक प्रक्षेपी उपकरण लगा होता है यहाँ पे। इससे प्रकाश इस पर्दे पर गिरता है। कैमरे से प्रकाश कहाँ गिरता है, पर्दे पर गिरता है। और जो मूवी चल रही होती है वो हमें पर्दे पर दिखाई देती है। आवाज़ तो स्पीकर से आती है, पर जो सीन चलते हैं वो किस पर चलते हैं, पर्दे पर। जबकि मशीन कहाँ लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है। अरे अपना कैमरा यहाँ से, उपकरण तो यहाँ लगा हुआ है, उपकरण तो यहाँ लगा हुआ है, पर मूवी कहाँ दिख रही है हमें, पर्दे पर। तो ये कैसे दिखा, क्योंकि इस कैमरे ने अपने दृश्यों को इस पर्दे पर फैला दिया। या कहें कि जो दृश्य इस कैमरे में चल रहे थे वो पर्दे पर प्रक्षेप कर दिए गए। प्रक्षेप का मतलब होता है फेंकना। प्रक्षेप का मतलब क्या होता है, फेंकना। यानी इस उपकरण ने अपने भीतर चल रहे दृश्यों को किस पर फेंक दिया, पर्दे पर फेंक दिया। और हमें जो मूवी दिखती है वो किस पर दिखती है, पर्दे पर। तो ऐसे उपकरणों को हम कहते हैं प्रक्षेपी उपकरण या प्रक्षेपी सामग्रियां। तो प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर या जादू की लालटेन, ये जो उपकरण होते हैं, ये इन उपकरणों से एक प्रकाश निकलता है और वो प्रकाश पर्दे पर जाकर टकराता है और उस पर्दे पर हमें दृश्य दिखते हैं। इस कारण इनको क्या कहते हैं, प्रक्षेपी सामग्रियां, क्योंकि ये अपने दृश्यों को पर्दे पर फेंकते हैं। तो प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर या जादू की लालटेन या मैजिक लैंटर्न, आपको डायरेक्ट नाम याद रखने हैं। कौन से उपकरण है ये, दृश्य सहायक उपकरण या दृश्य सहायक सामग्रियां है। इसके बाद देखें श्रव्य उपकरण या श्रव्य सहायक सामग्रियां जिन्हें हम सुनकर सीखते हैं। जैसे रेडियो, कोई शैक्षिक कार्यक्रम होता है या कोई शिक्षा से संबंधित मीटिंग होती है या कोई जानकारी होती है, तो जैसे कार्यक्रम आते हैं ना कि भाई 8 बजे यह कार्यक्रम है जिसमें इस बिंदु पर चर्चा होगी,
तो क्या करते हैं, बच्चों के लिए रेडियो की व्यवस्था करते हैं और वो कार्यक्रम बच्चों को रेडियो पे सुनाया जाता है और बच्चे उसे सुनकर सीखते हैं। इसके अलावा ग्रामोफोन और लिंग्वाफोन ये भी श्रव्य उपकरण है। ये आवाज़ को रिकॉर्ड करके आवाज़ को रिकॉर्ड यहाँ पे टेप रिकॉर्डर में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होता है, ग्रामोफोन और लिंग्वाफोन। इसमें क्या होता है, ग्रामोफोन में यह मुख्यतया संगीत सीखने में काम आता है, जिसमें बच्चों को संगीत सुनाया जाता है, जबकि लिंग्वाफोन मुख्यतया शुद्ध उच्चारण में काम आता है। शुद्ध उच्चारण कैसे, इसमें अलग अलग शब्दों को शुद्ध रूप से बोला जाता है, जैसे क, ख, फिर क छोटी की मात्रा लगाए करके तो उसको किस प्रकार बोलना है, की। बड़ी की मात्रा को कैसे बोलना है, की। बच्चे अशुद्धि करते हैं इनमें, तो इनको किसके माध्यम से सुनाया जाता है, बच्चों को लिंग्वाफोन के माध्यम से। इसमें से बच्चे सुनकर सीखते हैं। टेप रिकॉर्डर, इसमें आवाज़ को रिकॉर्ड किया जाता है और बच्चे को सुनाई जाती है। इसी प्रकार ट्रांजिस्टर भी एक श्रव्य उपकरण है। आपको केवल नाम याद रखने, डायरेक्ट यहाँ से यही पूछा जा सकता है कि निम्न में से श्रव्य उपकरण है या निम्न में से दृश्य उपकरण है, तो डायरेक्ट याद रखें। एक है दृश्य श्रव्य उपकरण, जिसमें हमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। जैसे क्या है, टेलीविज़न। टेलीविज़न में कार्यक्रम आते हैं शिक्षा से संबंधित, या कोई क्लास आती है जिसमें कोई विशेष चीज़ सिखाई जाती है, तो हम टेलीविज़न से भी बच्चों को सिखा सकते हैं। क्योंकि टेलीविज़न को बच्चे देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तो ये क्या है, दृश्य श्रव्य। वीसीआर, इसमें भी चलचित्र होते हैं। वीसीआर में विभिन्न प्रकार के दृश्य आते हैं। जैसे मान लो किसी किले के बारे में बताना है, तो उस किले का पूरा दृश्य बता दिया कि ये यहाँ पे ये भाग है किले का, इस जगह ये ऐसे हुआ था, चलते ना वीडियो, तो वो वीसीआर हो जाएगा। कंप्यूटर में दिखाई भी देता है और हमें सुनाई भी देता है स्पीकर में आवाज़, तो ये भी दृश्य श्रव्य उपकरण है। तो अपने ये महत्वपूर्ण उपकरण है या महत्वपूर्ण सहायक सामग्रियाँ हैं। शिक्षण सहायक सामग्रियाँ, देखकर सीखते हैं दृश्य सामग्री, सुनकर सीखते हैं श्रव्य सामग्री, देखकर सुनकर दोनों तरीके से सीखते हैं तो दृश्य श्रव्य सामग्री। ऐसे सामग्रियाँ जो अपने दृश्यों को पर्दे पर फेंकती है या पर्दे पर दिखाती है, उन्हें क्या कहते हैं, प्रक्षेपी सामग्रियाँ। और उसमें क्या क्या लिखे हमने, प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर और जादू की लालटेन। तो आज की क्लास में इतना ही लेते हैं, शेष अगली कक्षा में लेते हैं अगले टॉपिक को। तो हम अगली कक्षा में अगला टॉपिक पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।